हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आपके बायो के पेपर हो चुके हैं, येस, एंड वी आर कमिंग बैक टू द सेम पार्ट, दैट इज डाउट सॉल्विंग. We will discuss from question number 56 to question number 90, which includes chapter that is cell the unit of life, cell cycle, cell division and plant growth and development. ठीक है, चलो let's begin with the next question. I mean the very first question of botany, that is question number 56. The question says, which of the following are membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in Golgi apparatus? ठीक है, मतलब सबसे पहला चीज आपको क्या क्या याद करना है. It is formed in the Golgi apparatus. ठीक है, तो Golgi apparatus उसको बनाएगा, वो किसके जैसा रहेगा, वेसिकल के जैसा, और उसमें कुछ तो होगा जो पैक होगा. सो नाउ इमेजिन कि अगर आपके पास Golgi apparatus है तो ये उसका कौन सा फेज था, मैच्योरेशन वाला फेज. ठीक है, इस मैच्योरेशन फेज से कुछ तो बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और इसके अंदर कुछ भरा जाएगा. तो इसके अंदर कुछ तो भरा गया. अब भरने के बाद ये कैसा बन जाएगा, इसके जैसा, विथ दो सब्सटेंसेस इनसाइड. करेक्ट. अब ये कौन सा सेल ऑर्गेनल है, ये आपको गेस करना था. इज इट राइबोसोम? नहीं हो सकता है क्योंकि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होगा. वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बनता है वो गोल्गी में जाता है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट योर आंसर. अभी दो बचा. वैक्यूल में चीज़ें गोल्गी अपैरेटस नहीं भरता है, वो सराउंडिंग से आएगा, मतलब वाटर आया, वेस्ट आया, फूड आया, जो भी, वो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में जाएगा. दैट मीन्स इवन वैक्यूल इज नॉट योर आंसर. योर आंसर बिकम्स लाइसोसोम. Whatever is filled inside this lysosome is nothing else but digestive enzymes. आप digestive enzyme बोलो, आप hydrolytic enzyme बोलो, चलेगा, which will be active at pH what? तो हमने बोला active at pH 5, which is acidic pH. Simple. So बहुत easy सा question था and the answer comes up as lysosome. Coming to the next question, question number 57. PPLO stands for. अभी PPLO के बारे में क्या क्या याद करोगे. सबसे पहले PPLO is an example of mycoplasma. सेकेंड चीज जो आपको पता होना चाहिए is it is the smallest living cell. करेक्ट. सेकेंड, ये कैसा रहेगा, तो हमने बोला ये एनेरोब रहेगा, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करने वाला है. डन. कमिंग टू ऑप्शंस. PPLO का फुल फॉर्म क्या जाएगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. मतलब ये एनिमल्स को, स्पेशली पेट को, क्या बीमारी देगा, निमोनिया. सिंपल, इसलिए उसको नाम दिया है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाना चाहिए, ये ऑप्शन डी. सिंपल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58. In dash the contractile vacuole is important for excretion. इसमें से कौन है जिसमें सबसे पहले तो contractile vacuole मिलेगा. ब्लू ग्रीन algae is a bacteria, और बैक्टीरिया में vacuole नहीं मिलता. सिंपल. नेक्स्ट, contractile vacuole की जरूरत किसको थी, तो हमने बोला contractile vacuole will be present in amoeba. इफ़ यू सी अमीबा का स्ट्रक्चर बचा लोग, तो एक तो ये इरेगुलरली शेप रहेगा. सेकंड, इसके पास क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल थे, ये करेगा क्या, दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस. जब ये वाटर और सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है तो ये एक्सक्रीशन के काम में आएगा. सिंपल. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली किस में मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन प्रोटोजोआ. ठीक है. प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल में क्या क्या जाएगा, तो हमने बोला एक एग्जाम्पल जाता है आपके पास अमीबा, सेकंड एग्जाम्पल जाता है आपके पास पैरामीशियम. मतलब अगर ऑप्शन में अमीबा नहीं होता और पैरामीशियम होता, देन दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर.
सिंपल. सो या तो ऑप्शन में अमीबा होना चाहिए था एज अ राइट आंसर, या फिर ऑप्शन में पैरामीशियम होना चाहिए था एज अ राइट आंसर. वेरी सिंपल टू दैट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59. एल्यूरोप्लास्ट विल स्टोर. ये बेटा पिछले टेस्ट में भी आया था, सेम यही टेस्ट में भी वापस डाला है, बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. तो क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है आपके पास? आपके पास होते हैं प्लास्टिड्स, जिसके 3 टाइप रहेंगे. द वेरी फर्स्ट टाइप इज क्लोरोप्लास्ट, second type is chromoplast, and the third type is leucoplast. अभी जो ल्यूकोप्लास्ट है ये होंगे आपके स्टोरेज वाले प्लास्टिड्स. ये कलरलेस होंगे और ये क्या काम करेंगे? स्टोरेज. सिंपल. ल्यूकोप्लास्ट के पास एक आता है एल्यूरोप्लास्ट, एक आएगा आपके पास अमाइलोप्लास्ट, और एक आएगा आपके पास एलायोप्लास्ट. सिंपल. एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन. अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? स्टार्च. और एलायोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? फैट या फिर लिपिड. तो सिंस द क्वेश्चन इज अबाउट एल्यूरोप्लास्ट, आपका आंसर जाएगा प्रोटीन. सिंपल. दैट ब्रिंग्स यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60. Which of the following determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent bacterium from bursting or collapsing? सबसे पहला चीज, ये किसके बारे में है? बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट. वेरी क्लियर. सिंपल. सेकेंड चीज, अगर ये प्रोकैरियोट के बारे में है तो उसको क्या देना चाहिए? स्ट्रक्चरल सपोर्ट. डन. स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग. बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से प्रिवेंशन कोई ऐसा चीज दे सकता है जो रिजिड होगा. करेक्ट. और ये काम किसका रहेगा? सेल वॉल. आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी. वाई नॉट ऑप्शन ए, बी या सी? अगर ये आपके दिमाग में है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होगा? फ्लूइड इन नेचर, है ना. फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपने पढ़ा ही था. तो क्योंकि वो फ्लूइड इन नेचर रहेगा, वो बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से बचा नहीं सकता है. सेम थिंग गोज विथ मीजोजोम, क्योंकि मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना है. राइट. नेक्स्ट, अगर आप बात करोगे ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या काम करता है? ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल बनेगा. ठीक है, दोनों में से एक. और ये डिफेंस में काम करेगा. इट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट, और सॉरी, इट विल हेल्प द बैक्टीरियम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम WBCs, ताकि वो डिजीज आसानी से दे सके, है ना. इसीलिए कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया हमेशा कैसे होते हैं? पैथोजेनिक या फिर विरुलेंट. करेक्ट. सो दैट मीन्स वो बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से हेल्प नहीं करेगा, वो बचाने में हेल्प करेगा फ्रॉम WBC का फैगोसाइटोसिस. सो दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन डी. Simple. चलो, let's come to the next question, that is question number 61, and which is centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called. अगर आप सेंट्रोजोम देखोगे तो एक, उसके पास एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा. करेक्ट. दूसरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा. एंड व्हाट यू कॉल दैट एज? ये है आपका सेंट्रियोल, ये है दूसरा सेंट्रियोल, एंड दे आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. करेक्ट. तो इनके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे जिसका नाम होगा सेंट्रियोल. इसके आसपास क्या रहेगा? पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स. और ये दोनों चीज़ मिला के क्या बनेगा? आपका सेंट्रोजोम. Simple. चलो, that brings us to the next question, question number 62. An elaborate network of filamentous proteinaceous structure. अगर आपके पास सेल है और सेल में ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास अगर बहुत बड़ा सा प्रोटीन का नेटवर्क है. सिंपल. तो इसको आप क्या नाम दोगे? यू कॉल इट एज साइटोस्केलेटन, which is made up of 3 different types of protein, which includes एक माइक्रोफिलामेंट, नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल, एंड लास्ट
इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये 3 अलग अलग प्रोटीन से बना हुआ पूरा नेटवर्क रहेगा जिसको आप बोलोगे साइटोस्केलेटन। द आंसर इज ऑप्शन बी। चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर? अगर आपके पास ये क्रोमोसोम है तो ये वाले स्ट्रक्चर को आप बोलते हो सेंट्रोमियर, करेक्ट, जहां कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अभी आपको बोला सेंट्रोमियर है, लेकिन एट विच पोजिशन? टर्मिनल पोजिशन, मतलब वो ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, एंडिंग पोजिशन पे बोला। तो यहां पे कौन होता है? टीलोमियर। सो व्हेन द सेंट्रोमियर इज ऑन द टीलोमियर यू कॉल इट एज टीलोसेंट्रिक, करेक्ट। अगर वो सेंटर में होता तो आप बोलते मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होता तो आप बोलते सब मेटासेंट्रिक, और बहुत ज़्यादा ऊपर होता तो आप बोलते एक्रोसेंट्रिक। सिंस इट इज टर्मिनल सेंट्रोमियर, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, टीलोसेंट्रिक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 64। In human beings, the membrane of the eukaryote has approximately -% protein and -% lipid. ये factual question है, करेक्ट, जिसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना रहेगा? 52 एंड लिपिड कितना रहेगा? 40. दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन ए। ये आपको लिटरली एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे दिया, स्पेशली किसका पार्ट है? आरबीसीज, जब डिस्कवरी होने वाला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, उसके आसपास का कहानी है ये। Coming next, the cell wall and the middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connects dash to the neighboring cells. अभी अगर ये एक प्लांट सेल का सेल वॉल है, करेक्ट, अभी यही चीज़ को अगर मैंने रेप्लिका कर दिया तो ये दूसरा सेल वॉल हो गया, करेक्ट। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? सेल मेम्ब्रेन, परफेक्ट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मोडेस्मा, सॉरी, मिडल लैमेला। ये मिडल लैमेला हो गया। ये क्या था? सेल वॉल। और ये क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन। अभी आपको बोला है प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? सो प्लाज्मोडेस्माटा ये होगा द कनेक्शन, सिंपल। तो ये हो गया आपका प्लाज्मोडेस्माटा। किसको किससे कनेक्ट किया? इट कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल, है ना, टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल। ये साइटोप्लाज्म को इस साइटोप्लाज्म से कनेक्ट किया, तो दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन डी, विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। कमिंग नेक्स्ट to the next question, that is question number 66. Sodium potassium pump is an example of. The moment आपको इधर पता चल गया पंप है, इसका मतलब इधर ATP यूटिलाइजेशन होगा and the answer comes up as active transport. Simple. Coming next, फिर आता है आपके पास the next question, question number 67. The question says in Golgi apparatus, the cis and the trans phase of the organelle are entirely. अगर आप गोल्गी अपैरेटस देखोगे तो आपके पास एक फेज होता है जो होता है फॉर्मिंग फेज, एक फेज होता है जो होता है मैच्योरिंग फेज। एक को आपने बोल दिया सिस फेज, एक को आपने बोल दिया ट्रांस फेज। दोनों अलग अलग है, करेक्ट, दोनों अलग अलग है, लेकिन इंटरकनेक्टेड होगा तभी तो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। सो दे आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। सिंपल, दैट गिव्स यू योर आंसर एज ऑप्शन डी। Okay, we come back to the next question, which is question number 68. In this question आपके पास क्या दिया है? मैच द कॉलम, 2 कॉलम दिया है, करेक्ट। अभी वेरी फर्स्ट कॉलम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, आपको एनसीईआरटी में क्लियर कट लाइन दिया है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो रहेगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनना कब शुरू होगा? इट विल स्टार्ट फॉर्मेशन इन जाइगोटीन स्टेज, करेक्ट। ये करेक्ट लाइन दिया आपको एनसीईआरटी में। सो बेस्ड ऑन दैट हमने बोला साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जाइगोटीन स्टेज, विच इज
ए हैज़ टू बी 1। ऐसा कितना ऑप्शन है आपके पास? 1 2 3। अभी नेक्स्ट सेकेंड, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल क्या होता है? अगर समझो आपके पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेशन दिखाने वाला है, तो जहां क्रॉसिंग ओवर होगा उसको आप बोलोगे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। अगर आप इसका एक्चुअल डायग्राम देखोगे, करेक्ट, तो आपको क्या दिखेगा? सी, सपोजिंगली अगर हमने इसको ड्रॉ करने का कोशिश किया था अच्छे से, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, करेक्ट, जिसके सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो वो ऐसा कुछ दिखाएगा, करेक्ट। इसमें से ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल यू कॉल इट एज? यू विल कॉल दिस एज रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, जहां आगे जाके रिकॉम्बिनेशन होगा, द साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, करेक्ट। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल कहाँ बनेगा? इट इज प्रोड्यूस्ड इन पैकेटीन स्टेज, सिंपल। फिर पैकेटीन में क्या होगा? अब यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? क्योंकि ये ऐसे ओवरलैप हो गया था, इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ टेंशन या फिर टॉर्क, सम मस्ट टेंशन क्रिएट हो गया। तो अभी सोचा कि चलो अलग हो जाते हैं, है ना। तो अब ये दोनों अलग होने के लिए कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो कटिंग एंड जॉइनिंग होगा, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस है ना। तो तब आपको ऐसा कुछ दिख सकता था, कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका था, करेक्ट, ये विजिबल था। और ये किसके एक्टिविटी की वजह से हुआ था? बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेज। और ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब एक्टिव होता है? अगेन इन पैकेटीन स्टेज। जितना भी होना है, क्रॉसिंग ओवर होना, टेट्राड फॉर्मेशन का विजिबिलिटी होना, या फिर रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनना, या रिकॉम्बिनेज के एक्टिविटी की वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होना, दैट इज रिकॉम्बिनेशन होना। ये सब कुछ कहाँ होगा? पैकेटीन स्टेज, करेक्ट। तो A हैज़ टू बी 1, B हैज़ टू बी 2, A1 B2, इधर नहीं है, इधर है, इधर है। फिर C क्या जाएगा? एक्टिवेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंजाइम अगेन हैपेंस इन पैकेटीन स्टेज, C भी 2 ही जाएगा, करेक्ट। एंड लास्ट, टर्मिनेशन ऑफ काइस्माटा। टर्मिनलाइजेशन के बाद टर्मिनेशन ऑफ काइस्माटा कहाँ होना चाहिए? तो हमने बोला इन डायकाइनेसिस। काइस्मा फॉर्मेशन होगा इन डिप्लोटीन, लेकिन टर्मिनलाइजेशन कहाँ होगा? इन डायकाइनेसिस। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए, सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दिया है, ठीक है। सबसे पहला, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज ये विजिबल नहीं होते, तो स्टेटमेंट ए रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन एनाफेज। क्रोमैटिड सेपरेट हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ द सेल में रहेगा क्या? नहीं, दे मूव टूवर्ड्स टू अपोजिट pole, they are not in the center, they will move to two opposite poles। तो स्टेटमेंट ए गलत, स्टेटमेंट बी गलत, तो आंसर क्या जाएगा? डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। दैट ब्रिंग्स यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज प्रोफेज 1 is subdivided into 5 phases on what basis? प्रोफेज 1 के 5 phases होते हैं, इफ यू रिमेंबर। सबसे पहले जाता है आपका लेप्टोटीन, सेकेंड जाता है जाइगोटीन, थर्ड जाता है पैक्कीटीन, फोर्थ जाता है आपका डिप्लोटीन, एंड लास्ट जाता है आपका डायाकाइनेसिस। ये किस बेसिस पे थे 5 क्लासेस? अगर आप देखोगे लेप्टोटीन में क्रोमैटिन से क्रोमैटिड्स बनता है,
जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स नजदीक आता है, पेयरिंग होगा। पैकेटीन में ओवरलैप होगा, क्रॉसओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। डिप्लोटीन में काइज्मा फॉर्मेशन होगा, दैट इज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट सेपरेटिंग, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और डायकाइनेसिस में दे विल बी अटैच्ड एट अ पॉइंट जिसको आप बोलते हो टर्मिनलाइजेशन। तो जब ये सब कुछ होने वाला था तो हो क्या रहा है, व्हाट डू यू सी, क्रोमोसोमल लोकेलिटी नहीं, मोटिलिटी नहीं, मटीरियल नहीं हो, तो थ्रू आउट सेम था। व्हाट चेंजेस इज द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा सी। हाउ डज अ क्रोमोसोम बिहेव, पहले पतले से मोटा होना, फिर दो होमोलोगस क्रोमोसोम का नज़दीक आना, फिर उनका ओवरलैप होना, ये सब किस में इंक्लूड होता है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, एंड हेंस द आंसर विल बी ऑप्शन सी। कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71। दो स्टेटमेंट दिया है आपको फिर से, और आपको बोला गया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, स्टेटमेंट ए, इन मियोसिस देर आर 2 stages of DNA replication, फर्स्ट बिफोर मियोसिस 1 एंड सेकेंड बिफोर मियोसिस 2। गलत, आपको मियोसिस में एनसीईआरटी का क्लियर कट लाइन दिया हुआ है कि मियोसिस में 2 बार सेल डिवीजन होगा, लेकिन एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट होता है, दैट इज ओनली बिफोर मियोसिस 1। ये समझा, उस बेसिस पे आपका आंसर क्या जाएगा, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, 2 stages ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन गलत है, सिंपल। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट बी, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मियोसिस 1, सही बात। रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज कब आएगा आपका, प्रोफेस, सिंपल। कौन सा प्रोफेस, प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1। सो दैट ब्रिंग्स यू द आंसर एज स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 72। आपके सामने मैच द कॉलम है। अभी मैच द कॉलम में आपके पास कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को मैच करना था, बराबर। अभी आपने क्या देखा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। होमोलोगस क्रोमोसोम जो नज़दीक आया था वो सेपरेट होना शुरू होता है, ठीक है, जस्ट स्टार्ट्स इन विच फेज, तो हमने बोला इट विल स्टार्ट इन डिप्लोटीन स्टेज। लेकिन इधर बोला है कंप्लीटली सेपरेट हो गया, ठीक है। तो कंप्लीटली सेपरेट कब होता है, एनाफेज 1, क्योंकि एनाफेज में आपको दिखता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेज में ऐसा जुड़ा हुआ था, करेक्ट। एनाफेज में वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे सेपरेट होते हैं, करेक्ट। सो ये कब हुआ, एनाफेज 1। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर मतलब जो क्रोमोसोम ऐसा था अब वो स्प्लिट होके ऐसा बन गया, करेक्ट, या फिर ऐसा बनेगा। ये कब होता है, एनाफेज 2, करेक्ट। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये सब कुछ कब होगा, पैकेटीन स्टेज, ठीक है। तो ए क्या है, 1, मतलब ये ऑप्शंस गया। बी क्या था, 2, सी क्या है, 4, दैट गिव्स यू योर आंसर एज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व होगा, डिप्लोटीन स्टेज, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ काइज्माटा। नेक्स्ट, अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 73, अगेन अ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ठीक है। अभी व्हाट डू यू सी हियर, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 2। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा, अगर ये ऐसा है तो एनाफेज में ये ऐसा होता है, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो गया। विल दैट हैपन इन एनाफेज 2? यस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोफेज, करेक्ट। प्रोफेज एंड होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये डिसअपियर होगा, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब आंसर क्या जाना चाहिए, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सिंपल। कमिंग नेक्स्ट,
74. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको कॉलम 1 और 2 मैच करके करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, बराबर. इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अगर आप सेल साइकिल देखते हो, ठीक है, तो एक आपका फेज होता है जिसको आप बोलते हो G1, फिर आता है S, फिर आता है G2 और फिर आता है M. करेक्ट. इंटरवल बिटवीन माइटोसिस मतलब ये एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब ये, इन दोनों के बीच का इंटरवल मतलब G1 फेस. तो A क्या आना चाहिए? G1 फेस मतलब 2. A2 कितने ऑप्शन है? एक. बाकी भी देख लो एक बार. अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, ये कब होगा? S फेस. यहाँ पे डीएनए डबल होगा तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल विल बी S फेस विच इज 4. नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन कब बनता है? प्रोटीन बनता है ड्यूरिंग G1 एंड G2 बोथ. आपको ऑप्शन में बोला है C3. क्या C3 राइट हो सकता है? यस. एक्चुअल सेल डिविजन, एक्चुअली जो सेल डिवाइड करता है वो कौन सा फेज होगा? M फेज. तो D1. सिंपल. दैट गिव्स यू द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन C. आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, जहां आपके सामने सेल डिवीजन का फेज बताया, आपको बोलना है कौन सा फेज चल रहा है. करेक्ट. अभी देखो, कमिंग टू द पॉइंट, आपको सबके सब क्रोमोसोम्स कहाँ दिखेंगे? इन अ सिंगल लाइन, बराबर. क्योंकि आपको इन अ सिंगल लाइन दिख रहे हैं, ये कौन सा फेज होना चाहिए? ठीक है, ये आपको एक्चुअली एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है, और ये कौन सा फेज जाएगा आपका? मेटाफेज स्टेज. ये मेटाफेज प्लेट आ गया और ये मेटाफेज स्टेज आ गया. सिंपल. दैट ब्रिंग्स, इसका आंसर आ गया शोज मेटाफेज स्टेज. अभी अगर आपको डाउट है ये ट्रांजिशन क्यों नहीं है, अगर ऐसा होता कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, सेंट्रियोल्स है और एस्टर्स निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर भी निकल गया, लेकिन हाउ आर दे अरेंज्ड? ठीक है, तो हमने बोला अगर आपको ये ऐसा कुछ दिखता, रैंडम अरेंजमेंट, ठीक है, एक इक्वेटोरियल प्लेन पे नहीं है, रैंडमली अरेंज्ड है, तो ये होता है आपका ट्रांजिशन फेज. इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया मतलब मेटाफेज स्टेज. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेटाफेज स्टेज. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76. द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन क्रॉसिंग ओवर इज. इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन नंबर 68 के आसपास कि कौन सा एंजाइम है जो क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व रखेगा? रिकॉम्बिनेज. सिंपल. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 77. The most dramatic period of cell cycle involving major reorganization of virtually all the components of cell. सेल के सारे कंपोनेंट जब रीअरेंज होते हैं वो होता है सेल डिवीजन फेज. करेक्ट. क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में पूरा न्यूक्लियस रीअरेंज होगा, है ना, पूरा न्यूक्लियर मटेरियल रीअरेंज होगा और फिर डिवाइड हो जाएगा. और साइटोकाइनेसिस में पूरा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल रीअरेंज होगा. करेक्ट. जितना सेल ऑर्गेनल्स है ये वो एक्सेट्रा सब. तो जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक फेज है जहाँ सब कुछ रीअरेंज हो जाएगा वो कौन सा फेज होगा? सेल डिवीजन फेज विच इज ऑल्सो नोन एज एम फेज. तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी. चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78. पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, अभी आपके सामने स्टेटमेंट्स दिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है. सबसे पहला, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल. करेक्ट है ना. माइटोसिस सोमैटिक सेल में होगा क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, जर्म सेल में होगा. नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइटोसिस डीएनए रेप्लिकेट्स once for one cell division and in meiosis DNA replicates twice for two cell division. गलत. माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होके दो बनता है. इसमें कितनी बार डीएनए रेप्लिकेट होगा? इसमें डीएनए रेप्लिकेट होगा
वंस, राइट। ठीक है, जब मियोसिस होगा तब क्या होगा, एक बार डीएनए रेप्लिकेट हो गया, ठीक है, फिर एक सेल डिवाइड होके 2 बनेगा, दैट इज मियोसिस 1। दूसरा सेल डिवाइड होके 4 सेल बनेगा, दैट इज मियोसिस 2। 2 बार डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन कितनी बार हुआ, 2 बार, इट अकर्स ट्वाइस। लेकिन डीएनए रेप्लिकेट कितनी बार हुआ, सिर्फ एक बार, वंस। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया आपका। स्टेटमेंट 3, माइटोसिस एंड मियोसिस अकर बोथ इन सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये ऐसा होता ना, माइटोसिस अकर इन बोथ, तो ये राइट होता, लेकिन क्योंकि मियोसिस और एसेक्सुअल बोला, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। करेक्ट, तो फिर 1 इज राइट, 2 and 3 आर रॉन्ग। आपको पूछा है ओनली करेक्ट, तो आंसर आएगा 1 ओनली। सिंपल। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। आपको दिया गया है करेक्ट स्टेप्स और आपको पता करना है करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, अभी सबसे पहला स्टेटमेंट नंबर 1, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाता है तो वो कौन सा फेज होना चाहिए, एंड क्रोमैटिड्स डू नॉट सेपरेट, मतलब ये कौन सा फेज है, एनाफेज 1। करेक्ट, ओनली ड्यूरिंग एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाएगा, लेकिन क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होगा। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स गैदर टुगेदर एट द 2 poles ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म। 2 पोल पे क्रोमोसोम गैदर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो रहा है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो रहा है, मतलब ये आ गया आपका टीलोफेज। करेक्ट। नेक्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़ी बनाएगा, पेयर एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स। एक्सचेंज सेगमेंट्स मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये आ गया आपका पैकेटीन स्टेज। इसका मतलब कौन सा हिस्सा है ये, प्रोफेज 1। उसके बाद नेक्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन सेंट्रल प्लेट। सेंट्रल प्लेट मतलब इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब ये कौन सा फेज हो गया आपका, मेटाफेज। नेक्स्ट, द हैप्लॉइड सेल्स सेपरेट कंप्लीटली, ये कौन सा फेज आ गया आपका, साइटोकाइनेसिस। करेक्ट। अभी इसमें क्या क्या समझा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रोफेज। तो प्रोफेज कौन सा लाइन है, 3, तो पहले क्या आना चाहिए, 3 2 4 2, गलत है ना, इट शुड बी प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज कौन सा था, 3rd वाला। मेटाफेज कौन सा था, मेटा 4। उसके बाद एनाफेज विच इज 1, फिर टीलोफेज विच इज 2, साइटोकाइनेसिस विच इज 5। तो 3 4 1 2 5, सिंपल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए। चलो इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ ज़ाइगोटीन स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम पेयरिंग इज अकम्पेनिड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़ी बनाता है तो उसके साथ क्या जुड़ते हैं, प्रोटीन्स, और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाएगा, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को बाइवैलेंट बोलेंगे, करेक्ट, बट अगर बोला है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन है बच्चा लोग, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। चलो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। Bivalent chromosomes clearly appear as tetrads in which stage of prophase 1? प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में बाइवैलेंट क्रोमोसोम टेट्राड बनता है? तो पहले क्रोमोसोम्स ना ऐसे दिखते हैं, ठीक है, तब तक आप इसको क्या बोलोगे, ये डायड दिख रहा है,
ठीक है। फिर जब और ज़्यादा अच्छे से कॉइलिंग होगा, कंडेंसेशन होगा, तब जाके वो जो सिंगल क्रोमेटिड दिख रहा था वो आपको 2 दिखेंगे, और जो दूसरा था वो भी आपको 2 दिखेगा। तो इसको आप बोलते हो कि ये कैसा दिख रहा है? टेट्राड। तो कब दिखेगा ये आपको टेट्राड? इन विच स्टेज? पैकेटीन स्टेज, एंड देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन ए। कमिंग नेक्स्ट, अब आपके पास फिर से आ गया आपका मैच द कॉलम, लेकिन इस बार फ्रॉम अ चैप्टर विच इज प्लांट ग्रोथ। करेक्ट। आपको क्या बोला है? देखो बहुत कुछ हो रहा है इधर। जैसे ही बोला ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, ये काम करता है साइटोकाइनिन। अगर ये साइटोकाइनिन करता है मतलब ये क्या आना चाहिए? काइनेटिन। तो 8 हैज टू बी डी, बराबर। 8D, ये बी है, ये गलत। ये 7D है, ये गलत। सिंपल। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा है, बी एंड सी। नेक्स्ट, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, पिट्यूल इलोंगेशन। हाँ, ये बहुत आसान था। पिट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, इथिलीन। इथिलीन इथिलीन इथिलीन, दैट इज गैसियस हार्मोन, है ना। तो 6 क्या जाना चाहिए? ई, बराबर, परफेक्ट। 6E। फिर आपके पास आ गया इधर 6E है, नहीं ये 7E दिया, इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, ठीक है। तो 6E मतलब ये थोड़ा राइट जा रहा है आपका। फिर नेक्स्ट, फर्स्ट वन, इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कौन इनिशिएट करेगा, है ना। तो हमने बोला इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल विल बी डन बाय एक, अच्छा ये एक और चीज़ आपको आ जाएगा, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन इज डन बाय एब्सिसिक एसिड। तो ये आना चाहिए आपका 2A 2A, बट ये ऑप्शन तो गलत है आपका, तो ये ठीक है, ये 2A करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आता है आपका इनिशिएट एंड प्रमोट। एक आपका जाएगा ऑक्सिन और एक जाएगा इथिलीन, बराबर। तो जैसे कि इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो 1 का आंसर आपको इधर दिया है B, दैट इज IBA, और 3 का दिया है E, दैट इज इथिलीन, परफेक्ट। इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूवरी, जिबरलिक एसिड। तो 5 हैज टू बी C, सॉरी 4 हैज टू बी C, तो ये 4C राइट है, सिंपल। नेक्स्ट, अभी अगर आप इधर देखोगे, ठीक है, तो प्रमोट फ्लावरिंग राइट हो गया है आपका, ये भी राइट हो गया है ना, ये सब राइट हो गया, परफेक्ट। फिर भी नेक्स्ट, इधर जाइलम डिफरेंशिएशन, ये कौन करेगा? ऑक्सिन, तो ये 5 जाना चाहिए B, ये 5C दिया, गलत, सिंपल। तो 1 एलिमिनेट हो गया, D एलिमिनेट हो गया। अब जाते हैं 4 पे, B पे। B में 4C दिया आपको, ये करेक्ट है। 6A दिया, 6 इज पेट्यूल इलोंगेशन विच हैपेंस इन इथिलीन, ये 6A गलत है, करेक्ट। द ओनली करेक्ट ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज C। क्या क्या देखा? देखो हमने 1 इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये कौन करेगा? इथिलीन, करेक्ट। फिर 2 इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड, है ना। तो अच्छा, सीधा सीधा अगर मैं लिखूं तो 1 क्या है? E। 2 कौन है? 2 इज इनहिबिट सीड जर्मिनेशन A। फिर 3 क्या जाएगा आपका? B, प्रमोट फ्लावरिंग विल बी IBA। फिर 4 माल्टिंग प्रोसेस कौन करेगा? जिबरलिन, दैट इज C। फिर 5 जाइलम डिफरेंशिएशन कौन करेगा? ऑक्सिन, B। फिर 6 पेट्यूल इलोंगेशन, इथिलीन अगेन, तो इट इज E। फिर 7 इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, कौन करेगा इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो? अगेन इट विल बी योर 7 हैज टू बी योर इथिलीन, तो E। फिर 8 है ना, फिर 8 आपको बोला ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, दैट इज D। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 83। 83 में आपको बोला है A करके एक फिगर है, आपको पता करना है ये हो क्या रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन हो रहा है और कुछ भी नहीं। इफ इट इज ओनली एंड ओनली सेल डिवीजन, तो आप बोलोगे कौन सा फेज होगा? ज्योमेट्रिक फेज ऑफ ग्रोथ। अगर ये वाला पूछा होता ना, तो इसमें आता बोथ एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, है ना,
सिंपल, क्लियर। क्यों बोला हमने ज्योमेट्रिक फेज ऑफ ग्रोथ? तो हमने बोला देखो, सॉरी, अगर आपको यहाँ तक है तो इट हैज़ टू बी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये वाला पूछा होता तो ये जाता आपका एरिथमेटिक ग्रोथ, इधर डिवीजन भी होगा और परमानेंट भी बनेंगे, और इस पूरे के लिए आंसर आता बोथ। सिंपल, क्लियर। देखो, अगर एक सेल डिवाइड होके 2 बना, 2 डिवाइड होके 4 बना, जो आपको ए में दिख रहा है, दैट इज व्हाट यू सी इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, अगर एक डिवाइड हुआ, 2 बना, एक डिवाइड करेगा, एक परमानेंट बनेगा, फिर ये में एक डिवाइड करेगा, एक परमानेंट, तो दिस बिकम्स एरिथमेटिक, दिस इज ज्योमेट्रिक। सिंपल। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। आपको 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिया है, आपको पता करना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा रॉन्ग। कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ फूलिश सीडलिंग डिजीज इज सोर्स ऑफ जिबरलिन, करेक्ट। हु इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फूलिश सीडलिंग डिजीज? द फंगस, and it is the source of gibberellin, correct. Next, abscisic acid is growth promoter, गलत। वो क्या है? growth inhibitor. On that basis your answer has to be statement A is correct and B is wrong. Simple. चलो आ जाते हैं to the next part, question number 85 है ना। Which is used as weedicide? इसमें से कौन है जो वीडीसाइड के नाम पे यूज होगा? 2,4-D। किसको किल करेगा? इट इज यूज टू किल डाइकॉट प्लांट्स। कमर्शियली कब यूज हुआ था? वियतनाम वॉर। ठीक है, तो ये एक डाइकॉट प्लांट्स को किल करने के लिए यूज होता है। फुल फॉर्म 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट 86। अपाइकल डोमिनेंस इज, व्हाट एग्जैक्टली इज अपाइकल डोमिनेंस? तो अगर एक प्लांट है, इस प्लांट का अपाइकल बड ग्रो होता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, और जो लैटरल बड है, ठीक है, इसका ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है तो ये अपाइकल डोमिनेंस है। सप्रेशन ऑफ लैटरल बड का सप्रेशन और अपाइकल बड का ग्रोथ, ठीक है। सो इट इज सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ अपाइकल बड, गलत। स्टिम्युलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ अपाइकल बड बाय रिमूवल तो नहीं हो रहा है। अपाइकल डोमिनेंस में आप लैटरल बड निकाल नहीं देते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लैटरल एक्सिलरी बड बाय रिमूवल ऑफ, कुछ भी नहीं निकाला था, करेक्ट। नेक्स्ट, सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ नियर बाय लैटरल एक्सिलरी बड बाय अपाइकल बड, ये करेक्ट है। अपाइकल बड इनको ग्रो होने नहीं देगा, तो अपाइकल बड विल सप्रेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, करेक्ट। तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी। सिंपल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87। अभी आपके सामने फिर मैच द कॉलम आ गया है ना। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अगर आपके पास एक मेरिस्टेम है, ठीक है, ये मेरिस्टेम के पास ऑप्शन है कि वो डिवाइड करके फिर से क्या बनेगा? मेरिस्टेम, वो भी प्राइमरी, ठीक है। अगर ये परमानेंट बनता है, जैसे कि पैरेन्काइमा, so when a cell becomes permanent cell, you call it as differentiation and you call the tissue as primary permanent tissue. अभी अगर यही पैरेन्काइमा फिर से मेरिस्टेम बनता है, तो you call the meristem as secondary and the process as de-differentiation. Simple. अब अगर secondary meristem क्या बनता है? फिर से permanent tissue, तो आप उसको बोलोगे secondary permanent tissue and the process is known as redifferentiation. Simple. अभी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में हमेशा पैरेन्काइमा जरूरी है क्या? नहीं, इट कैन बी कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, कुछ भी। सो डिफरेंशिएशन करके क्या बनेगा? ट्रक्यूरी एलिमेंट विच इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू।
सिंपल। नेक्स्ट, डी डिफ्रेंसिएशन करके क्या मिलता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कैम्बियम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या क्या आएगा इधर? फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम, करेक्ट। रीडिफ्रेंसिएशन में कौन आया? सेकेंडरी टिश्यू। तो रीडिफ्रेंसिएशन में कौन आएगा? सेकेंडरी जाइलम, करेक्ट। सो ए क्या था? A3 B1 C2, A3 B1 C2, सिंपल। चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। आपके सामने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, बोला है कौन से PGR का डिस्कवरी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दिस हैपन्स कंप्लीटली इन ऑक्सिन। डार्विन वाला कॉन्सेप्ट याद है? चार्ल्स डार्विन, हु इज द डिस्कवरर ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? IAA, जो ये बताता है फोटोट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है, सनलाइट की तरफ बेंडिंग कैसे होता है, वो ये डायग्राम डिपिक्ट करता है। चलो, आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 89। वन हार्मोन हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, अभी राइपनिंग ऑफ फ्रूट बोला मतलब आपके दिमाग में कौन सा हार्मोन आएगा? इथिलीन, बराबर। द अदर ब्रिंग्स अबाउट स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा का बंद होना, ये कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। तो दे आर रिस्पेक्टिवली, अभी इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, तो आपका आंसर जाएगा ये C2H4 एंड एब्सिसिक एसिड, सिंपल। चलो, आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90 पे। हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट और प्लास्टिसिटी ड्यू टू एनवायरमेंट है सीन इन कॉटन, कोरिएंडर, दोनों में दिखेगा डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी या डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। बटर कप में आपको दिखेगा इट इज एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ एनवायरमेंट की बात की है, डेवलपमेंट की नहीं। ठीक है, क्या बोला आपको? हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट या फिर प्लास्टिसिटी ड्यू टू एनवायरमेंट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली एंड ओनली ऑप्शन सी, सिंपल। चलो, विद दैट बच्चा लोग वी कम टू द एंड ऑफ द डाउट सेशन। ठीक है, हमने आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ डिस्कस कर लिए, अगर कोई डाउट थे तो, अगर नहीं थे तो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। अब प्रिपेयर वेल फॉर योर मेजर टेस्ट। ठीक है, मेजर मॉक आ रहा है आपका, बहुत अच्छे से तैयारी करो, पेपर बहुत अच्छा बना है, नीट क्वालिटी का बना है, तो पेपर देना भूलना मत। ठीक है, इवन इफ योर प्रिपरेशन इज नॉट इनफ तो भी आओ, टेस्ट दो, एटलीस्ट ये एनालाइज करो जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से कितना राइट आ रहा है, कहाँ पीछे रह रहे हो, कितना और मेहनत करना है। ठीक है, लास्ट फ्यू मंथ्स है बच्चा लोग, डू वेल, परफेक्ट। चलो, विद दैट बाय बाय एंड टेक केयर।